हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय संदीप परिणामी। तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम की, क्योंकि अब आपकी छुट्टियां हैं तो एग्जाम अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। उम्मीद है कि 1 जुलाई या जुलाई मंथ में ही आपके एग्जाम होंगे, तो आप तब तक के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप घर बैठ के अपनी तैयारी करते रहें। तो बच्चों, खासकर ये जो वीडियो मैं बीए सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, मैंने उन बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक वीडियो पीछे बनाई है रेंट का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है। 3-4 पार्ट मैंने आपको बना के दिए हैं और उम्मीद करता हूं वो रेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट, यानी आज हम इस वीडियो में इंटरेस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी ब्याज जो है वो क्या होता है, कितने प्रकार का है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे ब्याज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण शब्दों में हम इंटरेस्ट उसको कहते हैं जैसे कोई भी पूंजी हमने यूज की या पूंजी की सेवाओं के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है उसी को ही हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन पूंजी में भी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कच्चा माल है, इमारत है, या कोई बिल्डिंग है, इमारत है, इसके अलावा कारखाना है, नगद पूंजी है, कच्चा माल है, मशीनें हैं, ये सारी भी पूंजी के अंदर रखे गए हैं। अब इन सभी के बदले में या इन सभी को की सेवाएं लेने के बदले में हम ये नहीं कह सकते कि ब्याज ही देते हैं, लेकिन ब्याज जो है वो केवल पूंजी यानी कैश को यूज करने के बदले में, या जो कैश को यूज किया, लिक्विडिटी को यूज किया, नगद पूंजी को यूज किया और उसका पुरस्कार, उसकी सेवाओं को यूज करने के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है उसी को ही हम इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी पूंजी की जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उनका यूज करने के बदले में जो भी इनाम, प्राइज, पुरस्कार हम देते हैं उसी को ही हम ब्याज कहते हैं। क्लियर हुआ। या हम ये कहें कि एक निश्चित दर पर या निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर जो पूंजी ली जाती है उसके बदले में जो पे किया जाता है, जिस दर पर लिया जाता है पूंजी को, वही क्या होता है, ब्याज होता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अब आपको पता होगा, एक होता है लेंडर, एक होता है क्या, लेंडर यानी ऋणदाता। लेंडर होता है ऋणदाता और एक होता है ऋणी, बोरोवर। बोरोवर यानी जो ऋण उधार लेता है किससे, लेंडर से। यहां लेंडर से ऋण कहां चला जाता है, बोरोवर के पास जाता है। यानी अब इस लेंडर ने कैश निकाल के किसको दे दिया, बोरोवर को दे दिया ना। ये ऋणदाता है और ये ऋणी है। इसने पैसा उधार दिया है किसको, इसको। जैसे ही इसने इसको पैसा उधार दिया, इसने कैश का सैक्रिफाइस कर दिया, नगद पूंजी का त्याग कर दिया। अब ये किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर पाएगा। तो उस समय जो इसको असुविधा होगी, जो भी समस्या आएगी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर पा रहा, उसके बदले में, उस असुविधा के बदले में इसको जो आय प्राप्त होती है, जो इनकम प्राप्त होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का नाम देते हैं। क्लियर हुआ। अब रेट क्या है कि जो ब्याज की दर है, यानी वो अगर 1 साल के लिए लेता है तो 1 साल का कितना ब्याज इससे ये लेगा, कितनी राशि लेगा, और वही क्या होती है, रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्याज क्यों मिलता है, क्योंकि लैंडर को, ऋणदाता को अपनी लिक्विडिटी का, कैश का त्याग करना पड़ता है और वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद नहीं सकता, और इसीलिए उसको उसका पुरस्कार, उसका इनाम क्या मिलता है, ब्याज के रूप में मिलता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रोफेसर मकोनल है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मकोनल, इन्होंने कहा है कि ब्याज वह कीमत है, ब्याज वह कीमत है जो मुद्रा
या ऋण योग्य कोष की सेवाओं के लिए दी जाती है। जो मुद्रा या ऋण योग्य कोष की सेवाओं के बदले में सेवाओं के लिए दी जाती है। यानी इंटरेस्ट इज द पेमेंट पेड फॉर यूज ऑफ मनी और फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड्स। क्लियर हुआ? मुद्रा हो सकती है या ऋण योग्य जो भी कोष है उसकी सेवाओं के बदले में जो कुछ भी दिया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ब्याज भी बेसिक सा 2 टाइप्स का माना जाता है। एक होता है ग्रोस इंटरेस्ट, एक होता है ग्रोस इंटरेस्ट, दूसरा है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट वैसे ग्रोस और नेट को आम भाषा में हम क्या देते हैं कि डेप्रिसिएशन जिसमें इन्वॉल्व है ना वो ग्रोस है और नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। लेकिन वो चीज नहीं है यहाँ ग्रोस इंटरेस्ट एक अलग चीज है और नेट इंटरेस्ट अलग चीज है। अब ग्रोस इंटरेस्ट में क्या है? ग्रोस इंटरेस्ट में क्या है? अब नेट इंटरेस्ट को समझिए पहले कि नेट इंटरेस्ट क्या है। नेट इंटरेस्ट आपको बच्चों ध्यान में रखना, शुद्ध ब्याज क्या होता है? जब केवल पूंजी की सेवाओं के बदले में, केवल पूंजी की सेवाओं के बदले में जो इनाम दिया जाता है ना उसको हम क्या कहते हैं? नेट इंटरेस्ट या शुद्ध ब्याज का नाम देते हैं। बट जो ग्रोस इंटरेस्ट है, कुल ब्याज है, ये क्या चीज होती है? इसके अंदर आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि इसमें नेट इंटरेस्ट भी होता है। इसमें क्या होता है? नेट इंटरेस्ट भी होता है। शुद्ध ब्याज भी होता है किसके अंदर? ग्रोस इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि इसमें पूंजी की सेवाओं के बदले में जो प्राप्त होता है वो नेट इंटरेस्ट। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं इसके अंदर। वो क्या होता है? रिवार्ड फॉर रिस्क। रिवार्ड फॉर रिस्क यानी इसके अंदर एक तो पूंजी के बदले में पूंजी की जो आय है वो नेट इंटरेस्ट, दूसरा एक रिस्क जो उठाना पड़ता है। जब कोई भी लैंडर है वो बोरोवर को ऋण देता है ना तो उसको बहुत सारा रिस्क उठाना पड़ता है कि वो कल को पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार का उसका रिस्क होता है, जोखिम होता है। तो उस जोखिम का पुरस्कार भी क्या होता है? इसके अंदर ऐड होता है किसमें? ग्रोस इंटरेस्ट में। तीसरा, अब रिस्क जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक बात भी आपको ध्यान में रखनी है, वो रिस्क 2 प्रकार किसने बताए हैं? एक है बिजनेस रिस्क, दूसरा है पर्सनल रिस्क। एक है बिजनेस रिस्क और दूसरा है पर्सनल रिस्क। ये 2 प्रकार के रिस्क होते हैं, इनका रिवार्ड भी ग्रोस इंटरेस्ट में शामिल होता है। अब जो बिजनेस रिस्क है ना वो क्या होता है? जैसे सपोज करो लैंडर से बोरोवर ने पैसा ले लिया उधार, और उधार लेकर उसने बिजनेस में लगा दिया। अब बिजनेस में लॉस हो जाए और लॉस होने पर वो लैंडर को पैसा वापस चुकाने में असमर्थ होगा, तो उस समय लैंडर को पैसा वापस मिलने की संभावना क्या होगी? कम होगी। तो वो रिस्क हो गया ना, उसको क्या कहा है? बिजनेस रिस्क। दूसरा है पर्सनल रिस्क। अब कोई भी व्यक्ति है, लैंडर से बोरोवर ने पैसा उधार ले लिया, उधार लेकर वो चुकाने में समर्थ भी है लेकिन वो चुकाता नहीं है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, तो वो क्या होता है? पर्सनल रिस्क। तो इसका रिवार्ड भी क्या है? इंटरेस्ट होता है। क्लियर हुआ? तीसरी चीज है रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट। रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट यानी प्रबंध का पुरस्कार भी होता है। किसके अंदर ऐड? ग्रोस इंटरेस्ट के अंदर ऐड होता है। प्रबंध क्या होता है? अब क्या होता है कि जब उधार दे दिया किसी को पैसा, और पैसा जब उस किसी को उधार दे दिया ना तो उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ता है, पूरे अकाउंट को मैनेज करना पड़ता है। और उसके लिए एक जिसने पैसा उधार दिया उसके लिए उसको एक मुनीम की जरूरत भी पड़ती है जो उस उधार देने वाली राशि का हिसाब किताब रखेगा, कैलकुलेशन करेगा। तो मुनीम की जरूरत भी पड़ती है। और समय पर ऋण की वसूली ना होने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है, तो इसका प्रबंध भी करना पड़ता है। तो ये किसके अंदर है? मैनेजमेंट के अंदर इस सारी चीजों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इसका रिवार्ड भी किसके अंदर होता है? ग्रोस इंटरेस्ट के अंदर शामिल होता है। उसके बाद रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस। रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस। अब इनकन्वीनियंस क्या होता है? असुविधा या असुविधाओं के लिए पुरस्कार। अब असुविधा भी उठानी पड़ती है। जब कोई भी लैंडर है वो पैसा उधार दे देता है तो उसको बहुत सारी असुविधा होती है। असुविधा किस प्रकार की हो सकती है? जैसा कि इसने बताया कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ सकता है कि ऋणदाता पैसा देने से मना कर सकता है और उसको उधार के लिए वो कह देगा कि उसने लिया ही नहीं है, या उसको देगा ही नहीं, या उसके ऊपर मुकदमा चलाना पड़ सकता है, या उस
को दिए हुए पैसे को किस्तों में वापस लेना पड़ सकता है। इस प्रकार की जो भी असुविधा उठानी पड़ती है उसका पुरस्कार, उसका रिवार्ड भी इसके अंदर शामिल होता है, ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर शामिल होता है। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी प्राप्त हों उसको नाम देंगे ग्रॉस इंटरेस्ट। लेकिन केवल पूंजी को यूज किया, उसके बदले में जो पुरस्कार मिला वो क्या होता है, नेट इंटरेस्ट। ओके, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको शुद्ध ब्याज और कुल ब्याज के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, अब उसके बाद बात करनी है हमने कि जो इंटरेस्ट है, कहता हाउ इज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड, कि जो हमारे ब्याज है, ब्याज का निर्धारण कैसे होता है, ब्याज कैसे निर्धारित होता है, उसके बारे में हमने जानना है। तो बेसिक सा आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमने बात की थी कि रेंट की, कि रेंट कैसे डिटरमाइंड होता है, डिमांड और सप्लाई से, उसी प्रकार यहां पर जो इंटरेस्ट है वो भी डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमाइंड होगा। बट किसकी, कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई के द्वारा ही क्या किया जाता है, रेंट इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कैपिटल की सप्लाई और डिमांड या मनी की सप्लाई और डिमांड के द्वारा इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जा सकता है। अब इसके संबंध में, इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत सामने आते हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी दो प्रकार के सिद्धांत हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत, और दूसरा नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का नव परंपरावादी सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम केवल क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ब्याज का निर्धारण यानी इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कहां कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो हम अब जानते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत क्या कहता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत दिया किसने है। तो इस सिद्धांत का, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रतिपादन है वो किया है J.S. मिल। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, J.S. मिल, उसके अलावा वालरस हैं, मार्शल पीगू, ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन इकोनॉमिस्ट ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का प्रतिपादन किया। क्लियर हुआ। अब इनके अनुसार जो ब्याज है ना वो कैसे डिटरमाइंड होता है उसके बारे में हम जानेंगे। कहता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उत्पादकता, ध्यान से सुनिएगा, उत्पादकता, मितव्ययता, त्याग, ध्यान से ये जो बताए हैं इसने फैक्टर्स उसको ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उत्पादकता, मितव्ययता, प्रोडक्टिविटी, मितव्ययता यानी थ्रिफ्ट और त्याग यानी अब्सिस्टेंस, त्याग, ये जो रियल फैक्टर है ना, इसके कारण, इन रियल फैक्टर यानी वास्तविक तत्वों के कारण ब्याज उत्पन्न होता है। ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। या हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्याज है ना, ब्याज इंटरेस्ट को एक रियल फिनोमिना माना गया है। इंटरेस्ट को क्या माना है, रियल फिनोमिना, वास्तविक क्रिया मानी गई है। ओके, अब ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इन्होंने अपनी थ्योरी में इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट है उसका डिटर्मिनेशन जो है वो कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई के द्वारा होता है। पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग के द्वारा इंटरेस्ट को निर्धारित किया जा सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब बात करनी है कि पूंजी की पूर्ति क्या है और पूंजी की मांग क्या है, यानी पूंजी की पूर्ति कौन करता है और पूंजी की मांग कौन करता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति मीन्स सप्लाई ऑफ कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल। पहली चीज है पूंजी की पूर्ति। अब पूंजी की जो पूर्ति है ना, ध्यान दीजिएगा, पूंजी की जो पूर्ति है
वो डिपेंड करती है सेविंग के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेविंग के ऊपर, यानी बचत के ऊपर डिपेंड करती है। और बचत ज्यादा कब होगी? जब कंजप्शन कम होगा तब सेविंग ज्यादा होती है, और सेविंग ज्यादा होगी तो कैपिटल की सप्लाई ज्यादा होगी। अब से कंजप्शन कब कम होगा? ध्यान देना आपको, कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन में से, इनकम में से जब कंजप्शन को लेस कर दिया जाता है तो क्या बचती है? सेविंग। अब कंजप्शन कम होगा ना तो ही सेविंग बढ़ सकती है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब जो सेविंग है ना, इसको रियल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। सेविंग को रियल फैक्टर प्रभावित करते हैं। रियल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे कहते हैं उपभोग का स्थगन कर दिया, उपभोग ना करें तो बचत होगी ना। उपभोग को टाल दिया और हम क्या कर सकते हैं? फिर सेविंग कर सकते हैं। संयम रख सकते हैं, जब संयम होगा तो सेविंग बढ़ेगी। प्रतीक्षा, कंजप्शन की प्रतीक्षा करनी है हमें, तो उस समय भी सेविंग बढ़ेगी। समय अधिमान, समय को प्रेफरेंस दे दे कि आज कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में कंजप्शन करेंगे, तो भी हमारी सेविंग बढ़ सकती है। तो ये सारे क्या है? रियल फैक्टर्स हैं। और रियल फैक्टर्स क्या करती हैं? सेविंग में चेंज लेकर आती हैं, सेविंग को बदलने का काम करती हैं। क्लियर हुआ? और जब सेविंग में चेंज आता है तो डेफिनेटली सप्लाई ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल की सप्लाई में चेंज आता है। अब जो सेविंग है ना, वो कैसे बढ़ती है? सिंपल सा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो जो आम जनता लोग है ना, वो क्या करेंगे? कंजप्शन कम करेंगे उस केस में, और सेविंग क्या करेंगे? ज्यादा, क्योंकि ब्याज ज्यादा मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, उस केस में सेविंग क्या की जाती है? ज्यादा की जाती है। यानी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारी सेविंग है वो किसका फलन होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सेविंग का डायरेक्ट रिलेशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो सेविंग ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो सेविंग भी कम। क्लियर हुआ? और सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो कैपिटल की जो सप्लाई है उसका भी कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन, यानी डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जब सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है सेविंग के ऊपर, और सेविंग का रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डायरेक्ट, तो कैपिटल की सप्लाई का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। और इसीलिए कर्व जो है सप्लाई ऑफ कैपिटल का बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप का बनेगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको कैपिटल की सप्लाई समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बात आती है डिमांड ऑफ कैपिटल। डिमांड ऑफ कैपिटल, डिमांड ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की मांग। अब बात यह आती है कि पूंजी की मांग कौन करता है, कैपिटल की डिमांड कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, कैपिटल की जो डिमांड है वो इन्वेस्टर करते हैं। कौन करते हैं? इन्वेस्टर्स, या कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए किया जाता है। अब कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, कल पुर्जे, प्लांट आदि को लगाने के लिए या इन्वेस्टमेंट निवेश करने के लिए पूंजी की मांग की जाती है। अब पूंजी की मांग होगी यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कब बढ़ता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और इन्वेस्टमेंट ही क्या है? कैपिटल की डिमांड होती है। क्या होती है? कैपिटल की डिमांड, क्योंकि इन्वेस्टर ही करते हैं ना। और इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। वैसे तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है MEC पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों चीजों को देखा जाता है इन्वेस्टमेंट करते समय। बट मेन चीज क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है MEC से तो इन्वेस्टमेंट किसी भी हालात में नहीं किया जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और MEC ज्यादा है, उस केस में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यही बात हुई ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट कम। यानी इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट ही क्या है? कैपिटल की डिमांड होती है। और कैपिटल की डिमांड का रिलेशन भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। यानी इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। सो इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन है
तो कैपिटल की सप्लाई का भी नेगेटिव रिलेशन होगा। और जब इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो इसका कर्व कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप का बनेगा। कैपिटल की सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप का और कैपिटल की डिमांड का नेगेटिव स्लोप का। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम जानेंगे डिटर्मिनेशन कि इंटरेस्ट का निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन कैसे होता है। वैसे तो हमने जान ही लिया था कि ये दोनों चीजें ही डिटरमाइन करती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, लेकिन कैसे डिटरमाइन करेंगी उसके बारे में अब हम जानते हैं। अब हम जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है। तो मैंने पहले भी कहा कि ब्याज की दर का जो निर्धारण है वो पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? अब एक चीज मैं आपको बताने भूल गया कि जो ब्याज की दर है ना उसको परसेंटेज में दिखाया जाता है। जैसे मैं कह दूं 12% प्रति वर्ष या 1% प्रति माह, तो प्रतिशत के रूप में ब्याज की दर को दर्शाया जाता है। वो चीज हमने देखनी है। तो ब्याज की दर के साथ हम एक साइड दिखाएंगे कैपिटल की सप्लाई और दूसरी साइड कैपिटल की डिमांड। एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर है कैपिटल की डिमांड जिसको केडी से डिनोट कर रहा हूं मैं, और यहां पर है कैपिटल की सप्लाई जिसको केएस से डिनोट कर रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में है 1%, 1%। उस केस में जो कैपिटल की डिमांड है वो 80 और कैपिटल की सप्लाई है 40। अब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर 2% हो गई, तो डेफिनेटली जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी है कैपिटल की जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है डिमांड के साथ। ये हो जाएगी 70 और कैपिटल की सप्लाई बढ़ेगी। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी कैपिटल की डिमांड तो कम होती चली जाएगी और कैपिटल की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। ये 3%, तो ये 60, ये भी 60, 4% ये 50 और ये 70, 5% तो ये 40 और ये 80। ओके, ये चीज आपने इतना सा दिखानी है। जहां पर कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई बराबर है, देखिए 60-60 पर दोनों कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई बराबर है ना, वहां पर उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको टेबल में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसको एक डायग्राम से दिखाएंगे। हम वाई एक्सिस पे लेंगे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने प्रतिशत में दिखाना है, और नीचे लेंगे कैपिटल। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, कैपिटल। ओके, एक लगाएंगे कैपिटल की डिमांड का कर्व जो नेगेटिव स्लोप का है, एक लगाएंगे कैपिटल की सप्लाई का कर्व जो कि पॉजिटिव स्लोप का है। जहां पर ये एक दूसरे पर बराबर है, या एक दूसरे को दोनों कर्व जहां काटते हैं, या हम कह दें जहां पर कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई इक्वल है, जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड हो जाती है। अब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कितना था 3%, और इतना कैपिटल की डिमांड और सप्लाई कितना थी 60-60। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण हो जाएगा क्योंकि यहां पर कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई क्या है, बराबर है, और यहीं पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड हो जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को ये क्लासिकल थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। इतना सा आपने क्लासिकल थ्योरी में अच्छे से रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण कैसे होता है इसको अच्छे से रीड कर लेना है। ओके, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली, और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।